डियर स्टूडेंट्स, हमारे अभ्यर्थी, हम आपसे इतिहास विषय की तैयारी पर चर्चा करना चाहते हैं। इतिहास विषय के बारे में बाजार में सामान्यतः एक भ्रामक धारणा होती है, एंड आई हैव टू काउंटर दिस व्यू हियर। देखिए, भ्रामक धारणा ये होती है नॉर्मली कि सिलेबस बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हाईवेज पर गाड़ी चलती हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर गाड़ी का स्पीड 120 के स्पीड में हो तो 5 किलोमीटर आगे या पीछे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप समझ सकते हो, अगर गाड़ी हिचकोले लेकर चल रही हो तो फिर एक एक किलोमीटर भारी पड़ने लगती है। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। हिस्ट्री का सिलेबस इतना डिफाइंड है, आपके हिंदी माध्यम में मैं नहीं समझता हूँ कि इससे अच्छा भी कोई सब्जेक्ट है। इसमें आपके कम से कम राजकमल प्रकाशन और हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय का आप शुक्रगुजार होइए कि जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसमें बहुत सारे पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद कर दिया है। तो पुस्तकें भी काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। दूसरी बात है कि ये सदाबहार विषय है। आप अनुमान कर सकते हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, अरविंद घोष के टाइम से लेकर वर्तमान टाइम तक ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो हमेशा यूपीएससी में प्रशंसित रहा है। कभी इसमें डिक्लाइन होने का, मार्क्स कम होने का ये समस्या नहीं आई है। और हर वर्ष अच्छे खासे, इस 2018 के भी आप मेरिट लिस्ट को देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे खासे बच्चे मिलेंगे। तीसरा बेनिफिट इस सब्जेक्ट में है कि आप गौर करेंगे जितने भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स उसमें फर्स्ट पेपर प्राय थिंकर्स और थॉट का पेपर होता है। तो ऐसे पेपर्स में बच्चों को थोड़ा सा एक्सपर्टाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बैकग्राउंड नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे विज्ञान की पृष्ठभूमि से हों या फिर ह्यूमैनिटीज़ के पृष्ठभूमि से हों या कोई भी तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन की पृष्ठभूमि से हों, आपको सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ से आप शुरू करेंगे वहीं से सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। तो खैर ये तो रही बेनिफिट की बात। अब मैं थोड़ा मेथड के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। बच्चों, हमने हिस्ट्री ऑप्शनल में जब भी पढ़ाया तो हमने यहाँ पर आपको हिस्ट्री विषय की ही चर्चा करनी है, ऑप्शनल के रूप में चर्चा करनी है। और ऑप्शनल में पूरी हिस्ट्री की चर्चा यहाँ नहीं करनी है, हमें केवल अभी फिलहाल वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा करनी है। क्योंकि नॉर्मली वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बच्चों में और भी भ्रम होता है, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब देखो, 2-3 चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है तैयारी का तरीका। क्योंकि देखो, तैयारी का जो आप लोग तरीका एडॉप्ट करते हैं, आप ही नहीं, आप बल्कि मैं पिछले 2-3 पीढ़ी पहले से बात करूं तो जो पढ़ने का तरीका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का है, ये केवल हमारी समस्या और आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे मानविकी विषयों की समस्या है और हमारी जो इंडिया की शिक्षा पद्धति है उसकी समस्या है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमने तो खैर कुछ इंस्टीट्यूशन साइंस और कहीं ना कहीं आप यह मानकर चलें तो मैनेजमेंट से संबंधित कुछ वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने का प्रयास जरूर किया, भले ही वर्ल्ड क्लास के हुए या नहीं। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में अफसोस कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। और ह्यूमैनिटीज़ का जो हमारा तरीका इतना घिसा पिटा तरीका रहा, चाहे आप जितने विश्वविद्यालयों में जाएं, आप MP, UP, बिहार, ये खासकर राजस्थान, ये बीमारू स्टेट्स हैं उनकी स्थिति, लेकिन बाकी स्टेट्स की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं रही। हर जगह आप जाएंगे तो कुछ न कुछ लैकुना मिलेंगे। कुछ न कुछ 2-3 इंस्टीट्यूशंस को और इंडिया में अपवाद रखिए जिसने वर्ल्ड क्लास को पाने की कोशिश की है, हालांकि वो भी सफल नहीं रहे हैं। अब हमारी शिक्षा पद्धति में रोट लर्निंग की प्रधानता रही। बच्चे टॉपिक गए, सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ा, रोट लर्निंग की। अब वो आते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इंडिया का भी स्मार्टेस्ट इंस्टीट्यूशन यूपीएससी ही है। इस पर आप देखेंगे कि कोई खास कभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा है इसके इंटीग्रिटी के ऊपर। तो ये जो संस्था है ये अपने अलग एक्सपर्ट्स रखते हैं, अपने क्वेश्चंस तैयार करवाते हैं। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अब जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जाओगे, आप फ्रांस की क्रांति के कारणों पर पढ़ के जाओगे, महत्व पर पढ़ के जाओगे, उससे क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, न कि संपत्ति पर। अब फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, न कि संपत्ति पर, तो न आपको कारण पर वो फिट बैठेगा, न परिणाम पर फिट बैठेगा, न महत्व पर फिट बैठेगा। आपको सारी टॉपिक को अपने दिमाग में घुलाना पड़ेगा और फिर सोच के आपको आंसर में डालना पड़ेगा। अब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कारण के बारे में पढ़ के जाओगे, परिणाम के बारे में पढ़ के जाओगे, वहाँ जानते हो क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे कि 1914 तक केवल तुर्की ही नहीं, यूरोप के सभी देश मरीज हो चुके थे। अब स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में फील होता है कि भाई सभी देश मरीज हो चुके थे तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इस पर सोचूं तो कहीं मैं ही मरीज न बन जाऊं। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का उत्तर वो नहीं लिख पाते। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है
कि हमने एक बिल्कुल ही इनोवेटिव मेथड लाया। ये मेथड का ईजाद अभी नहीं हुआ है, ये मेथड हमने खुद से डेवलप किया और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए न केवल हिस्ट्री में बल्कि जनरल स्टडीज़ का प्रॉब्लम भी इसी मेथड से सॉल्व होगा। उसमें कुछ करना नहीं, हमें आपको थिंकिंग क्रिएचर बनाना है। यू हैव टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, सोचने वाला प्राणी। सोचने वाला, आप कहोगे भाई सोचने वाला प्राणी कोई अजीब अलग प्राणी होती, नहीं। हम और आप जो पढ़ते हैं, जितनी हमने पढ़ाई पर टाइम दी हुई है उसमें थोड़ा सा टाइम हम सोचने पर दें। तो आप जो जैसे अभी पढ़ाई करते हो तो आपका पढ़ाई का जो तरीका होता है उसको हम वर्टिकल मेथड कहते हैं। वर्टिकल मेथड का होता है लंबवत। जैसे आपने एक टॉपिक उठाया विश्व इतिहास का, अब आपने लिया प्रबोधन को चुना या अमेरिकी क्रांति को चुना या फ्रांस की क्रांति को चुना, तो उसको अपनाकर आप उसकी पूरी पढ़ते हैं। जैसे आपने फ्रांस की क्रांति पूरी पढ़ी, अमेरिकी क्रांति पढ़ी, या 19वीं सेंचुरी में राष्ट्रवाद पढ़ा या औद्योगिक क्रांति पढ़ी, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रायः आप अपने दिमाग के सबसे नीचे के तहखाने में डाल देते हैं और जब दूसरी टॉपिक आप उठाते हैं तो पिछले वाले टॉपिक पर के बारे में कुछ सोचना जानने का जहमत नहीं मोल लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तो जाते हैं लेकिन ना तो आपको दिलचस्पी आ पाती है विषय में, फिर ना आपको चीज़ें याद रह पाती है। आप एक बार चीज़ों को पैक करते हैं तो फिर वो आपके दिमाग से वैनिश हो जाता है और कुल मिलाकर आप रूट लर्निंग ही करते रहते हैं। परीक्षा 1 में जाके घबराहट हो जाती है और जब क्वेश्चंस इन्फ्लुएंशियल आप देखते हो तो आप महसूस करते हो कि ये क्वेश्चन को हम कर ही नहीं पाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है। मैंने एक अल्टरनेटिव मेथड लाया है जो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि देखो ये मेथड है, इसमें आपको वर्टिकल तो पढ़ना है, वर्टिकल में छोड़ने के लिए नहीं बोलना है, वो तो जरूरी है, लेकिन वर्टिकल से पहले एक हल्की सी हम लोग ऑरिजेंटल यानी थोड़ा सा उसको अब क्षैतिज टॉपिक्स को एक दूसरे से लिंक करके देख लें और फिर वर्टिकल स्टडी करने के बाद लास्ट में उसको ऑरिजेंटल लिंक कर दें। अब उससे आपको फ़ायदे क्या होंगे? एक तो आपको इतनी दिलचस्पी होगी कि आपको एक उत्साह होगा पढ़ने का, पहला फ़ायदा तो ये होगा। दूसरा फ़ायदा आपको यह होगा कि एक बार अगर आपने इस प्रकार से पढ़ा है तो आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जो कई क्वेश्चंस आप देखोगे कि 2 टॉपिक के बीच वो क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अब यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा कि जिस पूंजीवाद ने यूरोपीय राष्ट्रों को शक्ति दी थी वही पूंजीवाद यूरोपीय राष्ट्रों के पतन का कारण हुआ। अब इसका मतलब है कि आपको औद्योगिक पूंजीवाद से कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ वहां से उठाना है और किस प्रकार से राष्ट्रवाद ने उग्र राष्ट्रवाद का पूंजीवाद के ही दबाव में कैसे राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद का रूप लेता गया और उसका परिणाम था वर्ल्ड वॉर्स, और वर्ल्ड वॉर्स ने पूंजीवाद को कितना बड़ा धक्का पहुंचाया और अंत में समाजवाद से पूंजीवाद को चुनौती मिली। तो आपको वहां तक इस चीज को ले जाना है। आप इस क्वेश्चन को किसी एक टॉपिक पे बांध कर नहीं देख सकते, यही यूपीएससी की खासियत होती है। और वहीं पर आकर आपका परंपरागत मेथड ऑफ स्टडी फेल कर जाता है। तो मैंने जो ऊर्ध्वाधर की जगह मैंने जो लंबवत की जगह आपको क्षैतिज अध्ययन की बात कही, उसमें मेरा आशय क्या है जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरा मानना है कि आपका टॉपिक प्रबोधन से शुरू होता है तो सीधा प्रबोधन से हम ना शुरू करेंगे, हम आपको बताएंगे। हम पहले बैकग्राउंड नॉलेज ले लेंगे, फिर प्रबोधन अगर आप पढ़ते हो तो प्रबोधन को अमेरिकी क्रांति से जोड़कर देखना, अमेरिकी क्रांति को फ्रांस की क्रांति से लिंक करना, फ्रांस की क्रांति से 19वीं सेंचुरी में राष्ट्रवाद और उदारवाद जैसी विचारधारा के प्रसार और यूरोपीय क्रांति से जोड़कर देखना। क्योंकि एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी देखा यूपीएससी में कि अमेरिकी क्रांति के साथ क्रांतियों का युग आरंभ हुआ था, टिप्पणी कीजिए। तो अब अमेरिकी क्रांति से क्रांतियों का युग आरंभ हुआ, इसका मतलब कि 19वीं सेंचुरी तक जितने मूवमेंट हुए हैं, जो मेजर मूवमेंट्स, उनकी तरफ आपको इशारा करना है। अब अमेरिकी क्रांति से क्योंकि अमेरिकी क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, मिडिल क्लास रेवोल्यूशन था। तो अगर यही मिडिल क्लास रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति भी है, आगे 19वीं सेंचुरी की क्रांति भी है, तो उसमें इश्यूज में कैसे आइडेंटिकल इश्यूज हैं उनमें, उसकी तरफ इशारा करके इसको लिखना है। तो वहाँ तक जैसे आप पहुँच गए, उसी प्रकार से आप औद्योगिक क्रांति से मार्क्सवाद समाजवाद के विकास को जोड़िए, साम्राज्यवाद को जोड़कर देखिए। इन सबों के बाद आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर आइए। आप समझ सकते हैं कि एक ब्रिटिश विद्वान एरिक फॉक्सटॉन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में उसने अपनी राय दी कि यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ 20वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई, 20वीं सदी का आरंभ हुआ। और
उसने एक लॉन्ग 19वीं सेंचुरी की अवधारणा दी, एक लंबी 19वीं सदी। अभी लंबी 19वीं सदी से उसका आशय यह है कि 19वीं सदी 1801 से आरंभ हुआ और वो चला गया 1914 तक, मतलब 114 वर्षों की सदी ये थी। आगे आप देखेंगे उसने 20वीं सदी को शॉर्ट 20th सेंचुरी का है, उसके मुताबिक कि 1914 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आरंभ हुआ 1914 से और ये समाप्त हो गया 1991 तक, 1991 तक, जब सोवियत रूस का विघटन हुआ। तो मतलब वो मानता है कि 20वीं सदी छोटी सदी रही लेकिन 19वीं सदी लंबी सदी रही। इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए आपको पूरे 19वीं सेंचुरी के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज को जानना आवश्यक है। तो ऐसे में हम एक टॉपिक को अकेला कैसे पढ़ सकते हैं, और जब हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं वी फील टू मच एम्पावर्ड। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। अब मैं इसका लास्ट और एक लेकिन इससे पहले जस्ट 1 मिनट मैं आपने परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन का एक फार्मूला आपको बता दूं। परिवर्तन का बड़ा सीधा सा फार्मूला है, क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो आर्थिक परिवर्तन भी होता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता है, वैचारिक परिवर्तन भी होता है, राजनीतिक परिवर्तन भी होता है। तो उन्हें आपस में जोड़ कर देखना होगा। हमें देखना होगा कैसे आर्थिक परिवर्तन होता है। तो आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन का आर्थिक परिवर्तन होता है तो आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का रास्ता तैयार करता है। सामाजिक परिवर्तन से आशय है कि वर्गीय समीकरण बदलना। आप कहेंगे भाई वर्गीय समीकरण क्या है, तो आप डिफरेंट वर्ग को देखिए। जैसे आप कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को एक वर्ग मानिए, मध्य वर्ग को एक दूसरा वर्ग मानिए, निम्न वर्ग में जिसको आप औद्योगिक श्रमिक वर्ग कहते हो, जिसको कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग कहा, उसको आप एक वर्ग मानिए। तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि नॉर्मली जिसको आप विचारधारा कहते हो, विचारधारा कोई धरती फोड़ के नहीं निकलती है, ना आसमान से विचारधारा गिरती है। ये विचारधारा एक वर्ग जब उदित होता है तो एक नवीन विचारधारा लेकर आता है। मतलब विचारधारा का अस्तित्व कहीं ना कहीं वर्ग के बीच होता है। तो जब सामंतवाद या कुलीन वर्ग जब प्रभावी थे तो फिर वहां पर एक दूसरी विचारधारा प्रभावी थी। जब कुलीन वर्ग का पतन हुआ और जब मध्य वर्ग का उद्भव हुआ तो दूसरी विचारधारा आ गई। उसी प्रकार से जब सर्वहारा वर्ग आएगा तो समाजवाद और मार्क्सवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमारे कहने का आशय है कि आर्थिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन से जोड़िए, सामाजिक परिवर्तन को वर्गीय समीकरण में बदलाव से जोड़िए, वर्गीय समीकरण के बदलाव को आप कहीं ना कहीं विचारधारा के परिवर्तन से जोड़िए और फिर विचारधारा के परिवर्तन को राजनीतिक परिवर्तन से जोड़िए और पूरा साइकिल बना लीजिए कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के चेंज को प्रोत्साहन देता है। आपके दिमाग में पूरे परिवर्तन की तस्वीर हो जाएगी। उससे भी मजेदार पहलू यह है कि अब इससे आपको सामान्य अध्ययन में जीएस में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने जा रही है। अब हम पहले वर्ल्ड हिस्ट्री को लेते हैं, वैसे हम कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री, जिसको मॉडर्न के बाद कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री कहते हो, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का इस तरीके को शेयर कर लूँ। जैसे अब वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पढ़ना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है तो देखो अब दुनिया में जितनी भी विषय हैं, ह्यूमैनिटीज विषय है, मतलब हमारा आशय साइंस विषय से नहीं है, जैसे चाहे वो राजनीति शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो या दर्शन शास्त्र हो, तो सबकी जड़ तो इतिहास में ही है। मतलब सारे विषयों की जन्म कुंडली इतिहास के पास है। तो अगर बाकी विषयों का जन्म कुंडली आपको समझनी है तो आपको इतिहास के रास्ते से जानी चाहिए। अब आपके पास तो एक बेनिफिट है कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आज आपके ऑप्शनल के सिलेबस में ही नहीं, आपके जीएस के सिलेबस में भी है। तो अब ये तो पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। अब इसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझिए, कितने अच्छे ढंग से समझेंगे। अब आप बताएं कि आज विश्व में कोई भी ऐसी समस्या है जिसको इतिहास में देखे बिना समझा जा सकता हो। आपको सीरिया की समस्या समझनी हो, आपको इजराइल और यहूदियों की समस्या समझनी हो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको जाना पड़ेगा पीछे, किस प्रकार से अरब राष्ट्रवाद के साथ विश्वासघात किया था पश्चिमी देशों ने। फिर आप अगर दक्षिण पूर्व एशिया की समस्या समझनी हो, जापान और चीन की समस्या समझनी हो, तो 19वीं सेंचुरी की राजनीति में जानी पड़ेगी। आपको यूएसए और यूरोपीय देशों के संबंधों को समझना हो तो उसके लिए भी आपको वर्ल्ड वॉर से पहले जाना पड़ेगा। आप मेरे विचार में विश्व के किसी भी भाग में अफ्रीका की समस्या को समझना हो तो आप 19वीं सेंचुरी में होने वाला 1884 का जो बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस है, जिसमें यूरोप के साम्राज्यवादी शक्तियों ने मिलकर अफ्रीका को लकीरें खींचकर और यूरोप के मानचित्र में उसको बांट लिया था, आज वही दर्द अफ्रीकी महाद्वीप झेल रहा है। अगर आपको लैटिन अमेरिका देशों की समस्या को समझना हो तो मुनरो सिद्धांत को समझे बिना आप उसको कैसे समझ पाओगे। तो बच्चे, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यह उपयोग आपको दूसरे विषयों में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, आज आप इकोनॉमी पढ़ते हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास समझने में वर्ल्ड हिस्ट्री जितना आपके लिए
यूज़फुल होगा। मैं नहीं समझता कि आपको दूसरा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब देखिए, जैसे व्यावसायिक क्रांति तो वाणिज्यवाद आया, वाणिज्यवाद एक आर्थिक दर्शन था, उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। तो वो जो वाणिज्यवाद आता है, तो वाणिज्यवाद को चुनौती आगे मिलती है क्लासिकल अर्थशास्त्र, जिसका फादर है एडम स्मिथ। अब आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ऑप्शनल पेपर में एक क्वेश्चन प्योर इकोनॉमी से पूछा था, हिस्ट्री में। कहा था कि जहां एडम स्मिथ ने मुक्त अर्थव्यवस्था में सूर्य का प्रकाश देखा था, वहीं कार्ल मार्क्स ने काली छाया देखी। तो यहाँ पर मार्क्सवाद से कार्ल मार्क्स कैसे क्लासिकल अर्थशास्त्र के विचारों को कार्ल मार्क्स कैसे चुनौती देता है, वो आपको समझना है। फिर कैसे 19वीं सेंचुरी में क्लासिकल अर्थशास्त्र प्रिवेल करता रहा, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, आगे किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन 29-30 का जो आया तो उसने चैलेंज किया मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को, क्लासिकल अर्थशास्त्र को। फिर कैसे केन्सियन अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, फिर किस प्रकार से तेल संकट 1970 के दशक में आया जिससे केन्सियन अर्थशास्त्र को धक्का लगा। फिर किस प्रकार से तेल संकट के बाद की जो घटना है, वो तेल संकट ने जब केन्सियन अर्थशास्त्र के गढ़ को तोड़ दिया, तब जाके उस आर्थिक उदारीकरण की नीति आरंभ होती है, जिसे आप देखते हो नव उदारवादी आर्थिक नीति कहते हैं। बच्चे, मैंने कई बच्चों से प्रश्न किया कि भाई इसे आप नव उदारवादी आर्थिक नीति कहते हो, तो नव कहते हो तो इसका मतलब कोई पुराना उदारवादी होना चाहिए, तो ये नव क्यों है, इससे पहले पुराना उदारवादी क्या थे? तो सामान्यतः बच्चे इतिहास में देखते नहीं, इसलिए इसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया। मैंने उनको बताया कि क्लासिकल अर्थशास्त्र जो एडम स्मिथ का है वो उदारवादी थी, अब ये नव उदारवादी है, मतलब वो भी मुक्त अर्थव्यवस्था का प्रवर्तक रहा था। और यहाँ जो जिसको आप नव उदारवादी आर्थिक नीति कहते हो, जिसके आइडियोलॉजी है मिल्टन फ्रीडमैन और फ्रेडरिक हायेक, वो भी मुक्त अर्थव्यवस्था के पोषक हैं। इसी प्रकार से यह आपको जुड़ जाता है। वही चीज़ आपको संविधानवाद में देखने को मिलेगा। ब्रिटिश संविधान का विकास, अमेरिकी संविधान का विकास, 19वीं सेंचुरी के यूरोपीय संविधान का विकास, उसके बाद अगर आप भारत के संविधान पर आएंगे तो रियली में संविधान जानना और पढ़ना कितना दिलचस्प हो जाएगा। मैं प्रत्येक मंडे को एक खास 15 मिनट से 20 मिनट का एपिसोड डालूंगा और उसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इतिहास के एक खंड आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप मेरे इस न्यू मेथड को समझ सके। बस आज के लिए आप आज्ञा दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।